हे एवरीवन, माय नेम इज़ अलका और स्वागत है आपका पॉलिटी के एक और लेक्चर में जहां हम इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आसान और सिंपल तरीके से आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1858 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1861 से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 तक, 45 नहीं 47 तक, ठीक है। पहला एक्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इसके क्या क्या प्रोविजंस थे? सबसे पहला प्रोविजन था कि हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको लॉ मेकिंग के लिए एक्सपैंड किया गया। अब 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते थे। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि अब हमारे इंडियंस का पार्टिसिपेशन हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाया गया। पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग के साथ एसोसिएट किया गया। गवर्नर ने 3 नए मेंबर्स को नॉमिनेट किया अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किसको किसको? महाराजा ऑफ पटियाला को, राजा ऑफ बनारस को और सर दिनकर राव को। इन 3 लोगों को लॉ मेकिंग के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में दो एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ही नॉमिनेट किया गया, बट उनको फर्स्ट टाइम इंडियंस को लॉ मेकिंग के साथ एसोसिएट किया गया। किस एक्ट के थ्रू? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट था लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। जैसा कि हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी शुरू हुई थी, ठीक है, और क्लाइमैक्स पे कब पहुंची थी? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1833 में। 1861 को हम कह सकते हैं कि ये एक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आगे लेके जाएगा। कैसे? हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बॉम्बे और मद्रास दोनों को ही अंडर किसके कर दिया गया था? बंगाल के, ठीक है। जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनके अंडर कर दिया गया था गवर्नर ऑफ बॉम्बे को और गवर्नर ऑफ मद्रास को। 1861 के एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ने क्या किया कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनकी जो लॉ मेकिंग पावर थी उनको वापस दे दी गई। नेक्स्ट था पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अलग अलग काउंसिल मेंबर्स को अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स एसोसिएट किए या फिर दे दिए गए। जैसे मिलिट्री हो गया, फाइनेंस हो गया, ये कुछ जो उनके काउंसिल के मेंबर्स थे उनको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स दे दिए गए। इसको कहते हैं हम पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। किसके थ्रू किया गया? 1861 के थ्रू। नेक्स्ट था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आज प्रेजेंटली हम देखते हैं कि गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। किन आर्टिकल्स के अंडर? गवर्नर के अंदर आर्टिकल 213 के अंडर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, और प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो दिया हुआ है आर्टिकल 123 में। तो इन दोनों के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। वैसे ही इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने ऑर्डिनेंस की पावर को इंट्रोड्यूस किया था कि गवर्नर जनरल अब ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते थे, और इसकी भी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स थी। नेक्स्ट था वीटो पावर। गवर्नर जनरल किसी भी बिल को वीटो कर सकते थे, उनके पास वीटो की पावर दी। तो अगर जल्दी से हम इसका रिकैप करें तो इंडियन काउंसिल एक्ट ने क्या किया? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने सबसे पहले तो लेजिस्लेचर को एक्सपैंड किया। नेक्स्ट था कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन फर्स्ट टाइम लॉ मेकिंग में इंट्रोड्यूस किया गया, और लॉर्ड कैनिंग ने, जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त के, उन्होंने 3 नए इंडियन मेंबर्स को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया। कौन कौन से? महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव को। नेक्स्ट था लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। बॉम्बे और मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस दे दी गई। नेक्स्ट था पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, और लास्ट था कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर जनरल को दी गई, जिसकी वैलिडिटी थी 6 मंथ्स की। नेक्स्ट एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। इसके क्या क्या प्रोविजंस थे? पहला प्रोविजन था कि मेंबर्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ किया गया। दो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही थे जिनका नंबर इंक्रीज़ किया गया था, बट सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका नंबर इंक्रीज़ किया गया। नेक्स्ट,
इनडायरेक्ट इलेक्शंस का स्टार्ट हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दो इलेक्शन शब्द का यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं उसकी स्टार्ट हुई थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 से। इसमें क्या किया गया कि ऑफिशियली नॉमिनेशंस बोला गया और जो मेंबर्स हैं उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से नॉमिनेट करके काउंसिल्स में रखा गया। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो वॉइसरॉय हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहाँ से कुछ मेंबर्स नॉमिनेट होंगे और वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे। नेक्स्ट, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स नॉमिनेट होके आएंगे वो कौन करेगा, तो जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट होके जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविज़न इस एक्ट से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, बजट पे डिस्कशन अलाउ हुआ। इस एक्ट ने क्या किया कि पहली बार इंडियन मेंबर्स को जो बजट है उस पर डिस्कशन करने का परमिशन दिया, लेकिन सिर्फ डिस्कशन ही कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट था कि बजट पे डिस्कशन कर सकते थे और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे क्वेश्चंस आस्क करने का पहली बार परमिशन मिला था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। बाकी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल तो कंटिन्यू रहा कि जो वॉइसरॉय थे और गवर्नर्स थे उनके पास वीटो पावर अभी भी थी और इंडियन मेंबर्स के पास कोई रियल पावर नहीं दी गई थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो ये था कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस स्टार्ट हुए थे और बजट पर डिस्कशन अलाउ किया गया था, ठीक है। बजट पर डिस्कशन कर सकते थे, क्वेश्चंस एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछ सकते थे और इनडायरेक्ट इलेक्शंस का स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसको फेमसली हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं या फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं, जिसमें मॉर्ले जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो जो थे वो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब इसके क्या क्या प्रोविजंस थे, आइए चलिए देखते हैं। पहला प्रोविजन था कि इंडियन का पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज़ किया गया। हम देख रहे हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बाद जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल में या एडमिनिस्ट्रेशन में वो धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो 1909 में भी इंडियन का जो पार्टिसिपेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंक्रीज़ किया गया और हम देखेंगे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको कंसिडरेबली इंक्रीज़ किया गया, यानी लार्ज अमाउंट में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई गई, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों में ही मेंबर्स की संख्या जो है वो इंक्रीज़ की गई। नेक्स्ट था कि पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियंस का जो है वो अपॉइंटमेंट किया गया टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी तक हमने देखा था कि इंडियंस का जितना भी एसोसिएशन है वो सब लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो रहा था, ठीक है, चाहे वो सर दिनकर राव का हो या फिर महाराजा ऑफ पटियाला हो या फिर बनारस हो, उन सब का लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम फॉर मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस किया गया मॉन्टेमिडलो रिफॉर्म्स में, यानी 1909 के एक्ट में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत की गई 1909 में। इसीलिए हम लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, हम लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। तो याद रखना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1909 में। साथ ही एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया था। किसको किसको दिया गया था? जो ज़मींदार्स थे, ठीक है, और जो यूनिवर्सिटीज़ थीं, साथ ही जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स था, इनको एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, लेकिन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। किसको? ज़मींदार्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को। नेक्स्ट था कि मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन। हमने 1861 में देखा था कि बजट जो है उस पर डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन अब जो है 1909 में वो डिस्कशन भी कर सकते हैं, प्लस क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा रिजोल्यूशंस भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है
कि एक लिमिटेड वोटिंग राइट्स की शुरुआत हुई। दो हम वीटो नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेड अमाउंट में वोटिंग अलाउ की गई थी 1909 में। और इंडियंस के पास अभी भी कोई भी रियल पावर नहीं दी गई थी। सारा जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है वो ब्रिटिश के ही हाथ में रखा गया था। तो अगर हम क्विक रिकैप करें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 का, तो इसको हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इंडियंस का पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज़ किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल को कंसिडरेबली इंक्रीज़ किया गया। पहली बार इंडियंस का अपॉइंटमेंट हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और कौन पहले मेंबर बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले लॉ मेंबर बने टू बी अपॉइंटेड एज अ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शंस एक्सपैंड किए गए और सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई मुस्लिम्स के लिए। सबसे पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया वो मुस्लिम्स को दिया गया। नेक्स्ट, कि जो रिजोल्यूशंस हैं, ठीक है, अब जो बजट पे वो रिजोल्यूशंस भी मूव कर सकते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि इसको फेमसली हम कहते थे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। जैसे 1909 को हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहते थे, इसको हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, जिसमें मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि इसने इंट्रोड्यूस किया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की इंडिया में शुरुआत की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने डायरकी इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले हम डायरकी से भी पहले हम देखेंगे कि इसने क्या किया कि जो सेंटर है उसका कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस थोड़ा रिलैक्स किया। कैसे रिलैक्स हुआ कि जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है, उनको कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए और सेंटर के पास कुछ सब्जेक्ट्स किए गए। यानी सेंटर और प्रोविंसेस में जो सब्जेक्ट्स हैं जिस पे लॉज बनेंगे, ठीक है, उनका डिवीजन किया गया। एक तरीके से देखा जाए तो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स का डिवीजन हुआ, ठीक है, पहली बार। इसीलिए सेंटर का जो प्रोविंसेस पे कंट्रोल है उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया। फर्दर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का क्या मतलब है कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो हैं वो उसका कंट्रोल रहेगा गवर्नर के पास, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नेक्स्ट है रिजर्व सब्जेक्ट्स, जिसका कंट्रोल भी गवर्नर के पास ही रहेगा, लेकिन वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंडर आएगा। और रिजर्व सब्जेक्ट्स जैसे लॉ, ऑर्डर, ठीक है, लॉ, ऑर्डर, पुलिस, फाइनेंस, रेवेन्यू, ये सब गवर्नर के ही अंडर रहेगा। विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ वो इस पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो डायरकी का इंट्रोडक्शन हुआ प्रोविंसेस में, ठीक है। तो याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने डायरकी इंट्रोड्यूस की, डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया प्रोविंसेस में। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत हुई सेंटर पे। बाई कैमरल लेजिस्लेचर माने कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको डिवाइड कर दिया गया दो हाउसेस में, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली। साथ ही इसमें जो मेंबर्स आए, ठीक है, वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आने लग गए। तो देखा जाए तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर प्लस डायरेक्ट इलेक्शंस, ये इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि जो वोटिंग राइट्स हैं उसको ज़्यादा इंडियंस को दिया गया, लेकिन अभी भी इसको किस पे बेस्ड रखा गया? प्रॉपर्टी पे, टैक्स पे, एजुकेशन पे, यानी जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट था कि हमने देखा कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, लेकिन सिर्फ मुस्लिम्स को, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू, 1919 के एक्ट के थ्रू, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको कंटिन्यू रखते हुए और साथ ही और एक्सपैंड किया गया मुस्लिम्स के साथ साथ। अब हम सिख को
एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, प्लस साथ ही जो इंडियन क्रिश्चियंस थे, ठीक है, इंडियन क्रिश्चियंस थे, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाने लगा। नेक्स्ट था कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। कब हुई? 1926 में। तो देखा जाए तो पब्लिक सर्विस कमीशन को कब स्टैब्लिश किया गया? 1926 में, थ्रू द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ देखा था? जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858 था, उसमें हमने देखा था कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स मौजूद थे, ठीक है, और एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई थी जो कि असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो अब 1919 में क्या किया गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, और इसके लिए क्या किया कि एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, ठीक है, एक ऑफिस बना दिया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में, और उसको कुछ पावर्स दे दी गई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास थी। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में है वो ये कि जो बजट है, ठीक है, उसको भी डिवाइड कर दिया गया प्रोविंशियल बजट में और सेंट्रल बजट में, ठीक है। तो याद रखना है क्या क्या पॉइंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। सबसे पहले तो इसको मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, डायरकी इंट्रोड्यूस हुई प्रोविंसेस में, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर पे, साथ ही डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट था कि फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया गया, लेकिन अभी भी इसको प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स पे बेस्ड रखा गया। सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखा गया, साथ ही एक्सपैंड किया गया। किसके किसके लिए? सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए और इंडियन क्रिश्चियंस के लिए। इन 4 लोगों के लिए मुस्लिम्स के अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाने लगा। नेक्स्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत हुई, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसका कंट्रोल रिड्यूस करके किसको दे दिया गया? हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को, जिसको बनाया गया था लंदन में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि बजट को भी, पहली बार बजट को भी डिवाइड करके प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट में रखा गया। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन की बात कहाँ से आती है? तो जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ते हैं तो उसमें इतने सारे प्रोविजंस के साथ साथ एक प्रोविज़न और बोला गया था कि 10 साल बाद यानी कि 1929 में एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करेगा, ठीक है, कि ये कितना सक्सेसफुल रहा, एक्ट सही से इम्प्लीमेंट हुए नहीं हुए, ठीक है। उसके लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा। तो आना तो चाहिए था ये 10 साल बाद, लेकिन 2 साल पहले ही यानी कि 1927 में ही एक 7 मेंबर की बॉडी बनाई जाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, जिसको हम नाम देते हैं साइमन कमीशन का, ठीक है। ये बॉडी बनाई ही जाती है टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लिए। 7 मेंबर की बॉडी होती है जिसमें सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर्स ही रखे जाते हैं, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से इसका पूरे देश भर में विरोध होता है और स्लोगन दिया जाता है साइमन गो बैक का। इंडियंस इस एक्ट को बॉयकॉट करते हैं इस वजह से क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं था। मेजर लीडर्स जो इसको अपोज करते हैं वो थे नेहरू जी, गांधी जी, जिन्ना जी और मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। आउटकम ये था कि डिस्पाइट जितने भी प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1930 में, जिसकी वजह से हमारा नेक्स्ट एक्ट आया 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं कम्युनल अवार्ड की, जो कि ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय रैमसे मैकडॉनल्ड, उन्होंने 1932 में एक कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया। उसमें उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट डिफरेंट कम्युनिटीज़ को देने की बात की,
जैसे मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इतनों को तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट देख रहे हैं कि 1919 में दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की, जिसको गांधी जी ने अपोज किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस को देना एक डिसाइसिव अनाउंसमेंट है, ठीक है। और वो फास्ट अनटू डेथ चले गए येरावादा जेल में, ठीक है। उस वक्त वो येरावादा जेल में थे, वहाँ पे उन्होंने फास्टिंग की अंटिल डेथ। फाइनली एक पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में ही बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर जी, जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट को रिप्लेस करके एक रिजर्व सीट दे दी एससी को इन जॉइंट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। रैमसे मैकडोनल्ड ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, लेकिन जब गांधी जी येरावादा जेल में भूख हड़ताल पे चले गए, ठीक है, तो अंबेडकर जी और गांधी जी में एक पैक्ट साइन हुआ जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं, 1932 में साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात है उसको रिप्लेस कर दिया गया एक रिजर्व्ड सीट के साथ कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट ना देके हम सीट्स रिजर्व कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट क्या रहा कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो स्टार्ट हो गया शेड्यूल कास्ट के लिए अभी भी, और ये अभी तक कंटिन्यूड है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी जो सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड रहती हैं। नेक्स्ट एक्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये माना जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेस्ड है बेसिकली 3 रिपोर्ट्स पे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे जो कि 1927 में आया था, एक वाइट पेपर की रिपोर्ट थी, ठीक है, जो कि 1933 में आई थी, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए थे 1930 से 32 के बीच में, ठीक है। इन तीनों की रिपोर्ट पे बेस्ड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। इसके क्या क्या प्रोविजंस थे, आइए चलिए देखते हैं। पहला प्रोविजन था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन की शुरुआत हुई। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे जैसे बिहार, बंगाल, बॉम्बे, ये सब ऑल इंडिया फेडरेशन में इंक्लूड कर दिए गए। साथ ही साथ ये प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन दिया गया कि आप फेडरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वॉकआउट कर सकते हैं। बस कंडीशन इतनी थी कि अगर 50% ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जैसे हैदराबाद, जयपुर, कश्मीर, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे, तो अगर 50% ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स फेडरेशन को ज्वाइन करते हैं तो वो एग्जिस्टेंस में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया कि फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं किया। इसीलिए ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया तो गया 1935 में, लेकिन कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। नेक्स्ट प्रोविजन था कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो डायरकी है वो इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस में, और बाइकैमरलिज्म यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर पे। यहाँ पे क्या किया गया, जो डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बना दी गई 1937 में। 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी। नेक्स्ट था कि जो डायरकी है उसको प्रोविंसेस में ख़त्म करके सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई कहाँ पे, सेंटर में। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी और बाइकैमरलिज्म सेंटर पे इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इसको थोड़ा रिवर्स कर दिया, डायरकी को प्रोविंसेस में से हटा के, ठीक है, उसको सेंटर पे इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट है कि जो फेडरल कोर्ट है उसकी शुरुआत हुई। फर्स्ट टाइम जो जुडिशरी सिस्टम है वो सारे लेवल्स पे आने लगा। आज हम देखते हैं ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1935 से ही हुई थी, ठीक है। अभी तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था जो कि कलकत्ता में था। अब फेडरल कोर्ट्स की शुरुआत हुई 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। नेक्स्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत हुई प्रोविंसेस में।
ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमने देखा था सेंटर पे था, अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत हुई प्रोविंसेस में। कहाँ कहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाए गए? बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, बिहार में, आसाम में और यूनाइटेड प्रोविंसेस में। तो याद रखना है इन 6 स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इन 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत हुई। नेक्स्ट था कि सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया। हमने कहाँ से शुरुआत देखी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की? कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में, ठीक है। 1909 में हमने देखा था सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले दिया गया था मुस्लिम्स को। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमने देखा था कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया था सिख्स को, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को और इंडियन क्रिश्चियंस को। इन 4 लोगों को 1919 में एक्सटेंड किया गया। फिर उसके बाद कम्युनल अवार्ड हुआ, जिसके लिए मांग की गई थी डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की, ठीक है। लेकिन गांधी जी भूख हड़ताल पे चले गए थे, तो जिसकी वजह से डिप्रेस्ड क्लासेस को एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया। किसके किसके लिए? वुमेंस के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, लेबर्स के लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों को और सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट था कि रिजर्व सब्जेक्ट्स और स्पेशल पावर्स दी गई। गवर्नर्स और वॉइसरॉय के पास स्पेशल पावर्स थी चीज़ों को वीटो करने की और कुछ सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाने की। नेक्स्ट था कि पब्लिक सर्विस कमीशंस को और एक्सटेंड किया गया। हमने 1919 में देखा था कि सिर्फ यूपीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत हुई थी। अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और साथ ही साथ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रोविजन रखा गया। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट था कि फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि वोटिंग राइट जो था अब 10% ऑफ द पॉपुलेशन तक को मिल गया था। 1919 में था कि लिमिटेड वोटिंग राइट्स दिए गए थे, लेकिन बेस्ड था एजुकेशन पे, टैक्स पे, ठीक है, प्रॉपर्टी पे। अब क्या था कि 10% ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो वोट कर सकती है। नेक्स्ट और आखिरी एक्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिसको ब्रिटिश ने पास ही किया था इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए। इसीलिए इसको हम साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 को हम साथ में ये भी कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये बेस्ड था माउंटबेटन प्लान पे, ठीक है, जिसको 3 जून 1947 में लाया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 को पास किया था 18 जुलाई 1947 को। इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, आइए चलिए देखते हैं। पहला और सबसे मेन प्रोविजन था कि इसने इंडिया का विभाजन किया 2 हिस्सों में और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाए, पहला इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट था कि इसने ब्रिटिश रूल को इंडिया में ख़त्म कर दिया। पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के थ्रू। अब इंडिया अपना जो डिसीजन है वो खुद ले सकता था। साथ ही साथ पैरामाउंट ओवर द प्रिंसली स्टेट्स को भी ख़त्म किया। जो राजा रजवाड़ों के प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें भी जो ब्रिटिश का राज था वो ख़त्म किया और उनको चॉइस दी गई कि वो ये जो 2 डोमिनियंस बनाए गए हैं इंडिया और पाकिस्तान, इसमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था कि डोमिनियन स्टेटस इंडिया और पाकिस्तान को ग्रांट कर दिया गया और उन्हें अंडर द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रख दिया गया और दोनों ही देशों में गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया। अगर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ने क्या किया, जो वाइसरॉय की पोस्ट थी, ठीक है, उसको ख़त्म करके उसकी जगह पे गवर्नर जनरल अपॉइंट किए दोनों ही देशों में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। इंडिया में जो गवर्नर जनरल बनाए गए वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, और पाकिस्तान में थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इन दोनों लोगों को रिस्पेक्टिवली गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रोविजन था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ को इस्टेब्लिश किया गया दोनों ही देशों में, जो कि दोनों ही देशों का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज बनाएगी। इंडिया की
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 में, और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, थोड़ा बाद में बनाया, अराउंड 1956 के अराउंड। ठीक है, तो दोनों ही देशों में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बनाई गई जो कि अपने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी। नेक्स्ट कि पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी कि पावर को पूरी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान को दे दिया गया और दोनों में ही गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर दिया गया। नेक्स्ट था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको हमने देखा था किस में बनाया गया था, इसको बनाया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858 में। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858 के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ने पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया और लॉज को कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, कुछ ब्रिटिश लॉज थे जिसको कंटिन्यू रखा गया, साथ ही ये भी बोला गया कि जो नए ब्रिटिश के लॉज हैं वो अब इंडिया पे अप्लाई नहीं होंगे। इसके साथ साथ एक मेन प्रोविज़न ये भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ने दो प्रोविंसेस थे उनका विभाजन भी किया, जैसे पंजाब और बंगाल। इन दोनों को डिवाइड कर दिया ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब में। ठीक है, और बंगाल को भी डिवाइड कर दिया गया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। इसमें वेस्ट बंगाल और ईस्ट पंजाब दिया गया इंडिया को, और जो ईस्ट बंगाल है और वेस्ट पंजाब है, ठीक है, ये दिया गया पाकिस्तान को। तो याद रखना है क्या क्या मेन प्रोविजंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के। सबसे पहला पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, दूसरा ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया गया, नेक्स्ट कि इंडिया और पाकिस्तान को अंडर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रखा गया, गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया दोनों देशों में। ठीक है, इंडिया के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना जी। नेक्स्ट था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बनाई गई जो कि इंडिया और पाकिस्तान का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी, और साथ ही साथ पंजाब और बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, तो ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल ये दिया गया इंडिया को। ठीक है, ये दिया गया इंडिया को, और वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल ये दिया गया हमारा पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये सारे प्रोविज़न थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के। तो अगर हम इस पूरी जर्नी को देखें तो ब्रिटिश रूल ने सिर्फ इंडिया पे राज ही नहीं किया, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन भी स्टेप बाय स्टेप रेडी किया। रेगुलेटिंग एक्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टार्ट किया, पिट्स इंडिया एक्ट ने डुअल कंट्रोल दिया, चार्टर एक्ट्स जितने भी थे उन्होंने गवर्नेंस और ट्रेड पॉलिसीज़ बदली। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और ऑटोनॉमी सिखाई, और लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने हमें कंप्लीट फ्रीडम दी। यानी कि हर एक एक्ट ने हमारे सिस्टम को एक ब्रिक दी, और जब ये सारे ब्रिक्स मिले तब बना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना था, ये एक इवोल्यूशन का रिजल्ट था, जहाँ हर एक्ट ने एक स्टेप फॉरवर्ड दिया टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और सेल्फ रूल। आज हम जिस फ्रीडम और राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं वो उन्हीं एक्ट्स का लॉन्ग स्ट्रगल और रिफॉर्म का रिजल्ट है। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू एवरीवन।